गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के एसएस का सेकेंड चैप्टर जो है हमारा सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या है वो आपको अच्छे से पता है, लेकिन अब इस डेवलपमेंट के लिए जो कोई भी कंट्री है वो डिफरेंट सेक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो थ्रू दिस चैप्टर हम ये देखेंगे कि जो हमारी इकोनॉमी है वो किन किन सेक्टर से होते हुए एक डेवलप कंट्री या डेवलपिंग कंट्री बनती है। तो अगर हम बात करें सेक्टर्स की तो इसके लिए आप एक एग्जांपल समझिए। जैसे किसान है वो खेती करता है, एक बिजनेसमैन है वो बिजनेस रन करता है, इंडस्ट्री है इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो क्या करते हैं, वो बड़ी बड़ी फैक्ट्री बड़ी मिल मालिक बड़ी बड़ी मिल चलाते हैं। तो इनको उन्हीं के हिसाब से बांटा गया है 3 सेक्टर्स में। पहला जो है वो है प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी आप समझ सकते हैं यानी कि फर्स्ट स्टेज। जो सेकंड होता है उसे हम कहते हैं सेकेंडरी स्टेज, और जो थर्ड होता है उसे हम कहते हैं टर्शियरी सेक्टर। तो अगर हम बात करें सबसे पहले इकोनॉमी के सेक्टर्स की, जो हमारा फर्स्ट सेक्टर आता है प्राइमरी, तो इसमें मेनली कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। इसमें जैसे होता है एग्रीकल्चर, फिशिंग, माइनिंग में एनिमल हस्बेंड्री, ये सारे काम जो कि प्राइमरी लेवल पर किए जाते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं प्राइमरी सेक्टर। अब क्योंकि एक तरह से ये रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं, हमें वो कच्चा सामान देते हैं, इस वजह से इनको हम एक दूसरे नाम से भी बुलाते हैं जिसे कहते हैं एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि प्राइमरी सेक्टर जो हैं वो फर्स्ट स्टेज होती है किसी भी क्या कहते हैं इकोनॉमी के लिए। तो क्योंकि ये रॉ मटेरियल हमें प्रोड्यूस का अवेलेबल कराते हैं, इस वजह से इनको हम एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर भी कहते हैं, क्योंकि ये नॉर्मली एग्रीकल्चर, फिशिंग, मिल्क, माइनिंग इन सब से जुड़े होते हैं। क्लियर। अब हम देखेंगे सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है। प्राइमरी सेक्टर हमें क्या देता है, रॉ मटेरियल देता है, और सेकेंडरी में वो रॉ मटेरियल क्या हो जाता है, चेंज होके हमारे पास एक प्रोडक्ट बन जाता है। तो अगर हम बात करें जैसे कॉटन की, कॉटन खेतों में हुआ, खेतों से होके वो कहाँ चला गया, किसी मिल में गया, ठीक है। वहाँ पे उन कॉटन से क्या बनाया गया, पहले यॉर्न यानी कि धागे बनाए गए, धागे से फाइबर बनाया गया, और फाइबर से उन्हें एक कपड़े में चेंज कर दिया गया। तो क्या कह रहा है, सेकेंडरी सेक्टर कवर्स activities in which natural products are converted into other forms through manufacturing। हमारे पास ये रॉ मटेरियल था और सेकेंडरी स्टेज पे आके ये एक क्या बन गया, ये एक प्रोडक्ट बन गया। अब ये तो हो गई प्राइमरी और ये हो गई सेकेंडरी। तो जैसे कि ये प्रोडक्ट बन गया और ये किस पे डिपेंड करता है, इंडस्ट्री पे, इस वजह से इसको हम एक दूसरे नाम इंडस्ट्रियल सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। अब हम बात करेंगे टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेकेंडरी के बाद जो थर्ड सेक्टर आता है हमारी इकोनॉमी का वो है टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर की सबसे बड़ी बात है कि ये हमें कोई प्रोडक्ट नहीं देता है, इट ओनली प्रोवाइड अस सर्विसेज। जैसे हमें कहीं जाना है तो हम क्या करते हैं, अगर हमें क्या अपने शहर में ही लोकल में किसी मार्केट में जाना हो, किसी रिलेटिव के घर जाना हो, तो हम ऑटो लेते हैं। तो वो ऑटो वाले भैया से को हम उस एड्रेस तक पहुंचने के लिए एक क्या देते हैं, अमाउंट देते हैं, फिक्स अमाउंट जो तय होता है। तो जो टर्शियरी सेक्टर है वो यही काम करता है। तो इस वजह से इस टर्शियरी सेक्टर को हम सर्विस सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। इसमें मान लो क्या क्या आ गया, जैसे बैंकिंग आ गई, ट्रांसपोर्टेशन आ गया, ठीक है, इंटरटेनमेंट आ गया, ट्रेड आ गया, कम्युनिकेशन आ गया, ठीक है। तो जो सेक्टर ऑफ इकोनॉमी है वो इस तरीके से हमें किसी भी रॉ मटेरियल को एक प्रोडक्ट बना के और उस प्रोडक्ट को हम तक जिस सर्विस के थ्रू पहुंचाते हैं, वो सारे सेक्टर्स को हम इंडियन इकोनॉमी में पढ़ते हैं। अब हम एक बात और, अब ये कहा जाए कि अगर प्राइमरी ना हो तो क्या सेकेंडरी रन कर पाएगा, और सेकेंडरी ना हो तो क्या टर्शियरी सेक्टर इन्वॉल्व होगा, तो नहीं। अगर हम कहें तो चाहे वो प्राइमरी सेक्टर हो, चाहे वो सेकेंडरी
सेक्टर हो और ये चाहे टर्सरी सेक्टर हो, ये तीनों क्या हैं, ये तीनों आपस में इंटरलिंक्ड है, इंटरडिपेंडेंट है। अगर किसी एक का भी ग्रो रुकेगा तो दूसरे को नुकसान होगा, दूसरे का नुकसान होगा तो तीसरे का नुकसान होगा। तो इसीलिए कहा जाता है चाहे वो प्राइमरी हो, चाहे सेकेंडरी हो, चाहे वो टर्सरी हो, वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, इंटरडिपेंडेंट है। अब हम इसके आगे देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो आपने ये देख लिया प्राइमरी क्या है, सेकेंडरी क्या है और टर्सरी क्या है। अब हम देखेंगे इन तीनों सेक्टर का हमारे देश की जीडीपी में क्या योगदान होता है। जीडीपी, आप पूछेंगे मैम ये जीडीपी क्या होती है, तो जीडीपी को हम कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसमें क्वेश्चन आता है तो इसकी डिफिनेशन है, इट इज़ द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स। आप ध्यान देंगे, इट इज़ द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स, जो भी सामान बन के आता है, एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। एक साल में किसी भी कंट्री में जो फाइनल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं, वो जो उनसे हमारा प्रॉफिट होता है वो हो जाता है जीडीपी, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और जीडीपी के मामले में जो हमारी इंडिया है वो सबसे बड़ी, मतलब पूरे देश दुनिया में छठे नंबर पे आती है। और जीडीपी का काम जो है हमारे देश में हमारी सेंट्रल मिनिस्ट्री करती है। फिलहाल अब हम ये देखेंगे किसी भी जीडीपी का कंट्री में क्या योगदान होता है। तो किसी भी देश की जो जीडीपी होती है ये तीनों सेक्टर के प्रॉफिट पे डिपेंड करती है, यानी जीडीपी ऑफ प्राइमरी सेक्टर, जीडीपी ऑफ सेकेंडरी सेक्टर और जीडीपी ऑफ टर्सरी सेक्टर। इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। सपोज कोई फार्मर है, ठीक है, फार्मर है, इसके पास मान लीजिए गेहूं है, इसने ये 10 kg है, इसने दूसरे फार्मर को क्या किया, 10 kg गेहूं जो है 10 रुपये के हिसाब से बेच दिया। तो इस फार्मर ने कितने में ख़रीदा, 100 रुपये में ख़रीद लिया और घर जाके इसने सिंपल इसकी रोटियां बनाकर खा ली। तो यहाँ पे इस फार्मर को कितने का कम वो हो गई, यहाँ इसकी फार्मर की जीडीपी हो गई 100 रुपये। अब इसी केस को हम दूसरे एग्जांपल से समझेंगे। सपोज इस फार्मर ने क्या किया, इस फार्मर ने अपने इस गेहूं को जो है किसी दूसरे बिजनेसमैन को बेच दिया। वो बिजनेसमैन क्या है, किसी मिल या किसी फैक्ट्री का मालिक है। उसने उस 100 रुपये किलो के जो 10 किलो आटा गेहूं था उसको 100 रुपये में ले लिया और इसको किस में ट्रांसफ़र कर दिया, इसने इसकी बिस्किट्स बना लिए। ठीक है, बिस्किट्स बना लिए। अब इन बिस्किट्स के पैकेट को उसने मार्केट में पीस के हिसाब से बेच के 1000 कमाए। तो यहाँ इस 100 रुपये का इसने कितना कमा लिया, 1000। तो ये हमारा इसका जो जीडीपी रहा वो हो गया 1000। तो आप देख सकते हैं कि जो जीडीपी है वो अलग अलग कहाँ पे क्या हमें देती है। और ध्यान देने वाली बात है कि आपको बार बार बता रहे हैं, जो जीडीपी है वो इट इज़ अ ऑल फाइनल गुड्स, जो किसी पर्टिकुलर ईयर में प्रोड्यूस सामान या सर्विसेज के बारे में हमें डेटा देता है। तो आपको बताया फार्मर के एग्जाम्पल के थ्रू कि जीडीपी कैसे देखते हैं। तो यहाँ एक बात वापस से क्लियर कर दें कि जो आपको हमने एग्जाम्पल दिया कि एक किसान जो है वो गेहूँ लेता है, अपने गेहूँ को 10 रुपये के हिसाब से बेच देता है, 100 रुपये कमाता है, वो किसान आके उसकी रोटी बना के खा जाता है। तो वहाँ उसकी जीडीपी हो गई 100 रुपये। लेकिन उसी के 10 किलो गेहूँ को जब उसने एक बिजनेसमैन को दिया 100 रुपये में, तो उस बिजनेसमैन ने उस 100 रुपये के गेहूँ से 1000 रुपये कमाए। तो यहाँ पे जो 100 रुपये जो उस किसान के पास है उसका जीडीपी में कोई योगदान नहीं रहा, क्योंकि
आपको बताया था जो जीडीपी है वो फाइनल प्रोडक्ट पे काउंट किया जाता है। तो फाइनल प्रोडक्ट उस गेहूं का क्या बना, बिस्किट बना। तो वो बिस्किट पे जो 1000 था वो बन गई उस गेहूं की जीडीपी। अब हम ये देखेंगे हिस्ट्री ऑफ सेक्टर्स। अब सेक्टर्स अचानक से तो कहीं से पैदा नहीं हुए, उनका धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ। जैसे ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ, उसी तरह जो इंडस्ट्रीज़ हैं, काम हैं, वो धीरे धीरे करके बढ़े। आज से 200-300 साल पहले केवल जो लोग थे, यानी जो रहने वाले थे, वो खेती पे डिपेंड करते थे। वो पहले फसल लगाते थे, तरह तरीके से उन्होंने खेती करना सीखा। उस खेती में वो आपको बताया था स्टार्टिंग में, वो प्राइमरी चीज़ों पे डिपेंड करते थे। वो खेती करते थे, वो फिशिंग करते थे, एनिमल हस्बेंड्री यानी जो चाहे दूध का काम हो, चाहे मुर्गी पालन का काम हो, ये करते थे। ठीक है, फिर तरक्की हुई, हम सभी ने तरक्की देखी है, कैसे हम कहाँ से कहाँ तक पहुँचे हैं। तो उसी तरह जो इंसान था वो प्राइमरी से कहाँ डेवलप हो गया, फिर वो फैक्ट्री, क्योंकि अब कई सारे लोग जो हैं वो खेतों में काम करने लगे, जबकि वहाँ पे उनकी ज़रूरत नहीं थी। तो कुछ लोग जो हैं, अर्बनाइजेशन आपने सुना होगा, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, लोग इंडस्ट्री की वजह से शहरों में जाने लगे। तो ऐसे इंडस्ट्रीज़ की वजह से मिल फैक्ट्री में लोगों को काम करने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि जगह जगह अब क्या बनने लगा था, मिल बनने लगी थी, फैक्ट्रीज बनने लगी थी। तो लोग प्राइमरी से कहाँ शिफ्ट हो गए, सेकेंडरी सेक्टर में शिफ्ट हो गए। फिर अब इनमें भी बहुत काम होने लगा, तेज़ी से तरक्की होने लगी, नए नए आविष्कार हुए, तो काम और आसानी से होने लगा। तो अब इसमें से कुछ ऐसे लोग जिनके पास बहुत पैसा हो गया, तो वो कहाँ शिफ्ट हो गए, वो आ गए हमारे टर्सरी सेक्टर में। ठीक है, इसमें क्या होता है आपको पहले ही बताया, इट्स प्रोवाइड ओनली सर्विस। तो ये सर्विस कैसी हो गई, जैसे अब अभी हम डिमांड करते हैं, हमें घर बैठे फूड होम डिलीवरी हो जाती है, पिज़्ज़ा की, बर्गर की। ठीक है, हमें मूवी देखने जाना होता है, हम किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं, मूवी देखते हैं, और क्या कहते हैं, ख़रीदारी करते हैं। हमें कहीं घूमने जाने का मन होता है, तो ट्रेन है, बस है, और बहुत पैसे हैं तो हम फ्लाइट से जाते हैं, ताकि हमारे टाइम की बचत हो जाए। तो इसी तरह से जो ये हिस्ट्री है वो डिफरेंट एजेस में समय के साथ क्या होती गई, डेवलप होती गई। तो आप इन्हें देखिए, अब हम इसके आगे पढ़ेंगे। तो अभी तक हमने देखा हिस्ट्री ऑफ सेक्टर्स, कैसे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी ने डेवलप किया। अब हम ये देखेंगे कि जो रोल ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर है, उनका टाइम टू टाइम क्या रोल रहा है। अगर हम बात करें सन 1970 टू 71, तो जो प्राइमरी सेक्टर था वो फर्स्ट पोजीशन पे था, और जो सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर था ये दोनों सेकंड पोजीशन पे थी। ऐसा क्यों था, क्योंकि उस समय जो रिवॉल्यूशन केवल खेती और जो था फसलों और बेसिक चीज़ों को ही लेकर था, लेकिन जो डेवलपमेंट थी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट थी, या बाकी फैक्ट्रीज़ और बड़े शहरों में जाकर काम करना था, वो वैसी आदत लोगों की नहीं थी। तो मोस्टली पीपल जो थे वो प्राइमरी सेक्टर को प्रेफर करते थे, लोग गाँव में ही रहते थे। फिर अब 1970-71 से बढ़ के अगर हम बात करें सन 2011-12, 2011-12, तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज आपको देखने को मिलेगा। इसमें आप देख सकते हैं कि जो टर्सरी था वो फर्स्ट पोजीशन पे आ गई, ठीक है, और सेकेंडरी जो है वो सेकंड पे थी, और जो प्राइमरी थी वो थर्ड लेवल पे आ गई। अब आप कहेंगे कि मैम इन 1970 जो प्राइमरी सेक्टर था वो फर्स्ट पोजीशन में थी, तो ऐसा क्या हुआ कि 2011-12 में जो ये प्राइमरी है वो थर्ड पोजीशन पे आ गई, और जो टर्सरी जो सेकंड पोजीशन पे थी वो फर्स्ट पोजीशन में कैसे आ गई। तो इसके पीछे रीज़न ये कहा जा सकता है कि जो टर्सरी सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा समय के साथ डेवलप हुई है। तो क्वेश्चन में भी आता है, तो आपको उसके रीजन देने होंगे। तो आई हैव मेंशन ऑलरेडी सम रीजन। तो जैसे अगर आपको फर्स्ट रीजन बताना हो तो आप ये कहेंगे कि गवर्नमेंट हैज़ डेवलप्ड हॉस्पिटल, स्कूल, पुलिस, आर्मी और भी ऐसी बेसिक कम्युनिटीज़ हैं जो सरकार ने डेवलप की है, जो कि किसी भी कंट्री के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि हर एक व्यक्ति, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, ज़रूरी नहीं है कि अगर वो बीमार हो तो वो प्राइवेट ही दिखाए, वो सरकारी हॉस्पिटल में जाना प्रेफर करेगा। तो सरकार ने
तब से लेकर अब तक बहुत सारी चीज़ों में डेवलप किया और हमें बहुत सारी जो सुविधाएं वो प्रदान की हैं। तो इसलिए पहला रीज़न आप ये बताएंगे कि जो टर्सरी सेक्टर है वो अगर वो ग्रो की है तो उसके रीज़न ये है कि गवर्नमेंट हैज़ डेवलप हॉस्पिटल, स्कूल, पुलिस, आर्मी एट्सेट्रा विच आर बेसिक नीड ऑफ द कंट्री एंड दे आर अ पार्ट ऑफ टर्सरी सेक्टर। तो इसके पीछे रीज़न ये है कि गवर्नमेंट ने इनको डेवलप किया और इनको डेवलप करने में सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो टर्सरी सेक्टर का होता है। और अब हम बात करें सेकेंड कि दूसरा रीज़न क्या हो सकता है मैम, तो हम बोलेंगे कि डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज। आपको हमने बताया पहले लोग जो थे मेनली एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते थे, गाँव में रहते थे, लेकिन समय के साथ साथ क्या हुआ, लोगों ने आगे बढ़ने के लिए सोचा। अब क्योंकि ग्रीन रिवॉल्यूशन हो चुका था, लोग हाई एल्ड ब्रीड का यूज करने लगे थे, ट्रैक्टर आ गए थे, बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट आ गए थे। आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा स्टोरी ऑफ पालमपुर में कि कैसे जो लेबर हैं वो अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, क्या क्या तरीका है। तो वही बात है यहाँ पे कि डेवलपमेंट हो गया किसमें, एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट हुआ, इंडस्ट्री में डेवलपमेंट हुआ। तो इनका नतीजा क्या हुआ, टर्सरी सेक्टर भी डेवलप हो गया। क्योंकि आपको ये बात ध्यान रखनी कि जो टर्सरी सेक्टर है वो हमें सर्विस प्रोवाइड करता है। अब अगर हम बात करें थर्ड रीजन की कि टर्सरी सेक्टर कैसे डेवलप हुआ, तो क्या हुआ, एग्रीकल्चर बढ़ी, इंडस्ट्री बढ़ी, लोगों के पास जो इनकम है वो ज़्यादा होने लगी। तो लोगों ने क्या किया, लोगों के जो शौक़ हैं वो थोड़े बढ़ गए। पहले लोग घर का खाना पसंद करते थे, अभी जो आदमी है, इंसान है, वो बहुत देर तक काम करता है तो घर आके वापस उसे खाना बनाने का मन नहीं करता, तो वो आउटिंग के लिए चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे पास पैसे हैं और हमें इससे थोड़ा आराम मिल जाएगा। तो लोगों की चॉइसेस बदल गई, अब वो बाहर जाने लगे, शॉपिंग करना पसंद करते हैं, क्योंकि वो 6 दिन काम करते हैं तो एक दिन वो रेस्ट लेते हैं, शॉपिंग पे जाते हैं, मूवी देखते हैं और क्या कहते हैं, अपने आप को रिलैक्स करते हैं। तो इस तरह से कई सारे सेंटर्स खुले हुए हैं। तो हम कह सकते हैं कि एज इनकम लेवल राइज, ईटिंग आउट, शॉपिंग, टूरिज्म एक्सेट्रा बिकम मोर इम्पॉर्टेंट एंड इसेंशियल। ठीक है, अभी भी हम लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, हम घर का खाना खा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम मिस करते हैं कि हमें थोड़ा सा बाहर से कुछ खाने को मिल जाए। तो आप ये देख सकते हैं कि जो टर्सरी सेक्टर है कैसे इसने अपने आप को आगे बढ़ाया है। तो आपको ये रीजन समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट पोजीशन कैसे उसने गेन की। एक रीजन अगर आप और लिखना चाहें तो आप कह सकते हैं कि जो ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, किसानों को बहुत, ये आपको पता है ग्रीन रिवॉल्यूशन किस लिए हुआ था, किसानों के लिए हुआ था, खेती को उन्नत करने के लिए हुआ था। तो उसका नतीजा क्या हुआ, ट्रांसपोर्ट बढ़े और स्टोरेज की ज़रूरत हुई, ट्रेड की ज़रूरत हुई। तो इन सब वजह से भी जो है हमारा जो टर्सरी है वो प्राइमरी और सेकेंड से ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गया। अब अगर हम बात करें शेयर ऑफ सेक्टर्स इन एम्प्लॉयमेंट कि हर एक सेक्टर का जो एम्प्लॉयमेंट रेशियो है वो कितना है, तो आई हैव मेड अ चार्ट। आप देख सकते हो जो प्राइमरी सेक्टर है वो 49% एम्प्लॉयमेंट देता है, सेकेंडरी जो है वो 24 देता है और जो टर्सरी है वो 27। तो आप कहेंगे मैम तब तो अगर हम बात करें कि जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान किसका है, तो आप कहेंगे मैम प्राइमरी सेक्टर में तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज है 49%, तो जीडीपी में भी इनका जो योगदान है वो सबसे ज़्यादा होगा। तो हम कहेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप इधर देखिए, हमने ऑलरेडी एक दूसरा चार्ट बना रखा है जहाँ पे क्या है, जो प्राइमरी सेक्टर है उसका जीडीपी में क्या शेयर है। प्राइमरी सेक्टर जो है वो केवल 15% का योगदान दे रहा है, सेकेंडरी जो है वो 27% का दे रहा है और सबसे ज़्यादा जो योगदान है वो है टर्सरी सेक्टर का, कितना, 58%। अब आप कहेंगे मैम 58% कैसे हो गया, जबकि जो एम्प्लॉयमेंट है वो सबसे ज़्यादा तो 49% में है जो प्राइमरी सेक्टर का है। तो उसके लिए भी आपको कुछ रीज़न बताए जाएंगे जिस वजह से जो टर्सरी सेक्टर है वो क्यों इतनी ज़्यादा प्रॉफिट शेयर जीडीपी में देता है। तो अगर जैसे हम एक एग्जांपल मान लें
खेती का, ठीक है। ठीक है, तो अब इस खेत में काम करने के लिए हमें एम्प्लॉय चाहिए, तो ये एम्प्लॉय क्या हो सकते हैं? ये जो किसान लोग हैं, इनके लिए किसी स्किल की ज़रूरत पड़ेगी? हम कहेंगे नहीं, खेती बाड़ी करने के लिए पढ़ाई की क्या ज़रूरत है। तो हमारे पास खेतों में काम करने के लिए जो एम्प्लॉय होते हैं वो अनएजुकेटेड होते हैं, अनस्किल्ड होते हैं। लेकिन अगर उसी जगह, ठीक है, हमें किसी कंपनी में किसी व्यक्ति को जॉब देनी होती है, तो हम उसके लिए क्या देखते हैं कि पहला वो बंदा क्या हो, एजुकेटेड हो, ठीक है। एजुकेशन ज़रूरी है, इसीलिए बार बार कहा जाता है कि आप पढ़ाई करिए। उसके अलावा वो कोई डिप्लोमा करके आता है, यानी वो उस चीज़ का एक्सपर्ट होता है, ठीक है। इस वजह से उसको क्या कहा जाता है, स्किल्ड कहा जाता है। और उससे भी ज़रूरी बात कि नंबर जो क्या होती है वो मिनिमम होती है। खेतों में क्या होता है, 5 की ज़रूरत है तो 10 काम कर रहे हैं, 4 की ज़रूरत है तो 8 काम कर रहे हैं। लेकिन किसी भी कंपनी या ऐसी जगह जहाँ पे जो टर्सरी सेक्टर से रिलेटेड है, टेलीकॉम कंपनियां हैं, वहाँ पे हम लिमिटेड लोगों को ही हायर करते हैं। तो आप इसको एक एग्जांपल ऐसा समझ सकते हैं कि कोई एक किसान, ठीक है, वो साल भर काम करता है और उसकी साल भर की कमाई, जबकि वो दिन रात मेहनत करता है, तो वो मुश्किल से कितना कमा पाता है, 1 लाख रुपए कमा पाता है। और एक आईटी कंपनी में काम करने वाला वो साल भर में कितना कमा लेता है, तकरीबन 1 करोड़ रुपए। आप देखेंगे फेसबुक है, व्हाट्सएप है, स्काइप है, बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जहाँ पे इन्होंने, इन टेलीकॉम कंपनियों ने बहुत काम किया है। और शायद आपको याद हो, फेसबुक ने व्हाट्सएप को तकरीबन 60,000 करोड़ रुपए में खरीद लिया। अब आप सोचिए, व्हाट्सएप के जो एम्प्लॉय थे तकरीबन 1,000 थे और उनको फेसबुक ने कितने में ख़रीदा, 60,000, शायद उससे भी ज़्यादा। तो आप ये देखिए, यही अंतर होता है किसका, एजुकेशन का और स्किल का। तो खेतों में हमें स्किल्ड लेबर की ज़रूरत नहीं होती, वहाँ कोई भी जाके काम कर सकता है। लेकिन इन सब जगह काम करने के लिए हमें स्किल्ड लेबर की ज़रूरत होती है। अब अगर हम बात करें तो इसी सिनारों में एक नया शब्द हमारे सामने आता है, डिस्गाइज एम्प्लॉय। अब आप बोलेंगे डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट क्या है, आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, शायद भूल गए आप, तो आपको जल्दी से एक रिकैप कराते हैं। डिस्गाइज, बंद कर दो, लिखना है।